नमस्कार दोस्तों, एसएलसी क्लासेज में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, ईएमआरएस लाइब्रेरियन वैकेंसी की हम बात करें, फेज 2.0 वैकेंसी दोस्तों आपको बहुत जल्द आपको मिलने वाली है। 2025 की हम बात करें और इसी के लिए दोस्तों हमने एक स्पेशल जो है सीरीज आपके लिए स्टार्ट की है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की हम चर्चा करेंगे आज के सेशन में। अभी तक साथियों क्लास को आपने लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके साथी फ्रेंड्स तैयारी करें उन सभी तक क्लास का इनविटेशन आमंत्रण भी दे दीजिए। ये ईएमआरएस लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी आएगी इसके लिए साथियों बहुत बेहतरीन क्लास नोट्स आपको अवेलेबल होने वाला है एप्लीकेशन पर। अभी तक साथियों आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड एसएलसी क्लासेस एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। इस वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से साथियों आपको लिए बेहतरीन जो क्लास नोट्स हो जाते हैं, वॉल्यूम फर्स्ट, ठीक है, वॉल्यूम सेकंड, वॉल्यूम थर्ड, 3 बुक जो है बहुत बेहतरीन आपके लिए ये क्लास नोट्स है। और ये दोस्तों हैंडरिटन क्लास नोट्स है, ठीक है, हस्तलिखित है, जो कि आप घर बैठे दोस्तों क्या कर सकते हो, आसानी से इनको तैयार कर सकते हो। घर बैठे आसानी से आप तैयार कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो साथियों। यू मान के चलो जो इसमें कंप्लीटली इन हैंडरिटन क्लास नोट्स में जो है एक प्रकार से जो है आपकी ईएमआरएस लाइब्रेरियन का कंप्लीट सिलेबस इसमें तैयार होता है। ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस इनका बूस्टर बुक 7000 प्लस क्वेश्चंस है, आपका प्रैक्टिस सेट है और सीक्रेट्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की हम बात करें साथियों तो ये इसमें है आपके आज तक जितने भी पेपर हो चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की हम बात करें, वो सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीक्रेट्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में है। ठीक है, देखिए ये हमारा लाइब्रेरी का बेस साथी एप्लीकेशन में स्टार्ट है। अभी तक आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड एसएलसी क्लासेस एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। और यहाँ पर आपके लिए ईएमआरएस लाइब्रेरी का एकलव्य बैच जो है, जिसे मैं कंप्लीट बैच कह सकता हूँ, जो कि आपको अवेलेबल होने वाला है। ठीक है, 2499 में साथियों ये बैच आपको अवेलेबल होगा। ठीक है, देखिए आज का आपके सामने पहला क्वेश्चन है और पहला ही क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, साथ के साथ में क्लास को लाइक करते हुए आपको चलना है। देखिए संकल्पना एनोमलस स्टेट ऑफ नॉलेज आज को किसने प्रस्तावित किया था? हु प्रपोज्ड द कांसेप्ट एनोमलस स्टेट ऑफ नॉलेज आस्क? ठीक है, निकोलस जे बल्किन, टीडी विल्सन, कैरन ई फिशर, डेविड लिस के द्वारा। तो यहाँ पर जो आस्क है ये किसके द्वारा यहाँ पर विकसित किया था, प्रपोस्ट किया जाता है? यह साथियों आपके निकोलस जे बल्किन के द्वारा यहाँ पर आपके एक प्रकार से जो इसको तैयार किया जाता है या प्रस्तावित किया जाता है। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए आस्क मॉडल की हम बात करें, जो निकोलस जे बल्किन जो है, इन्होंने जो एनोमलस स्टेट ऑफ नॉलेज आस्क मॉडल तैयार किया है, इसमें हम चर्चा करें तो आस्क मॉडल हैज 4 डायमेंशंस दैट कैरेक्टराइज सर्च बिहेवियर की हम बात करें। जो सूचना खोजने की हम बात करें तो सूचना खोजने में 4 इसके अपने आप में जो है इसके मॉडल के रूप में जाने जाते हैं, जो कि निकोलस के द्वारा तैयार किए जाते हैं। पहला जो है मेथड ऑफ इंटरेक्शन, पहला जो है आस्क मॉडल कौन सा है? मेथड ऑफ इंटरेक्शन, सर्चिंग और स्कैनिंग। दूसरा है गोल ऑफ इंटरेक्शन, लर्निंग ऑफ सेलेक्टिंग हम बात करें। तीसरा मॉडल ऑफ रिट्राइवल, रिकॉग्निशन और स्पेसिफिकेशन। चौथा है रिसोर्स कंसिडर्ड, इंफॉर्मेशन और मेटा इंफॉर्मेशन की हम बात करें। ऐसे करके साथियों यहाँ पर जो है इसके 4 जो है अपने आप में मेजर प्रोजेक्ट्स के रूप में जाने जाते हैं। कितने इसके प्रोजेक्ट है आपके, या हम कह सकते हैं 4 इसके डायमेंशंस है आपकी सूचना खोजने के लिए। अपने आप में से 4 जो है इसके बिहेवियर यूज में लिए जाते हैं आस्क मॉडल की हम चर्चा करें तो। ठीक है, जो कि निकोलस जे बल्किन के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली उपयोगिता शिक्षा के लिए विनिमय नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से शब्दावली उपयोगिता शिक्षा के लिए विनिमय नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी इज नॉट इंटरचेंजेबल फॉर यूजर एजुकेशन? ठीक है, कौन सी शब्दावली उपयोगिता शिक्षा के लिए यूजर एजुकेशन के लिए उपयुक्त में नहीं होती है, यूज में नहीं होती है? ठीक है, पुस्तकालय अनुदेशन, लाइब्रेरी इंस्ट्रक्शन। कोई भी लाइब्रेरी में यूजर आ रहा है, उस यूजर को साथियों हम लाइब्रेरी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, बिल्कुल प्रोवाइड करवाते हैं।
पुस्तकालय अनुदेशन कह सकते हैं, लाइब्रेरी ओरिएंटेशन जैसे हम कह सकते हैं, पुस्तकालय अभिमुखीकरण की हम बात की तो आपके यहाँ पर लाइब्रेरी ओरिएंटेशन भी जो है आपके प्रोवाइड करवाते हैं, हम बात की। ठीक है, मीडिया इंस्ट्रक्शन जो है आपके पुस्तकालय लाइब्रेरी हम कह सकते हैं यूजर एजुकेशन में उसको इंस्ट्रक्शन हम प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। यहाँ पर आपकी फॉलोइंग नॉट इंटरचेंजेबल फॉर यूजर एजुकेशन, आपके यहाँ पर जो है यूजर एजुकेशन के लिए मीडिया अनुदेशन मीडिया इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर अवेलेबल नहीं करवाते हैं। ठीक है, बिब्लियोग्राफिक इंस्ट्रक्शन भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर जो करेक्ट होगा दोस्तों, आंसर क्या होगा आपका सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। तो जिन जिन साथियों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है उन सभी साथियों का सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करें, लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया स्टार्टेड इन विच ईयर, भारत में पुस्तकालय आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं कह सकता हूं। ठीक है, ये हमारा लाइब्रेरियन के लिए साथियों जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है, इस सीरीज में वो क्वेश्चंस हम इन क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे जो अपने आप में एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होने वाले, जो अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले, उन क्वेश्चंस की हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। देखिए भारत में पुस्तकालय आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ है, किस वर्ष से शुरू हुआ है। तो भारत में आंदोलन जो पुस्तकालय आंदोलन है वह है दोस्तों 1910 में शुरू हुआ है। 1910 को ही साथियों हम क्या कहते हैं, इसे ही आंदोलन वर्ष भी कहते हैं, इसे ही हम आंदोलन वर्ष भी कहते हैं। और ये आंदोलन जो प्रारंभ होता है, ये प्रारंभ दोस्तों कहां से होता है, भारत में पुस्तकालय आंदोलन जो है आपके जो बड़ौदा राज्य है, इस बड़ौदा राज्य से पुस्तकालय आंदोलन का प्रारंभ होता है। प्रारंभकर्ता आपसे दोस्तों पूछा जाए कि इसके प्रारंभकर्ता कौन है, तो प्रारंभकर्ता की हम चर्चा करें तो वह है सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय है। कौन है, सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय। तो भारत में जो पुस्तकालय आंदोलन है वो प्रारंभ जो होता है दोस्तों, ये प्रारंभ कहां से होता है। ठीक है, यहां पर दिख रहा नहीं है तो इसको तृतीय यहां कर लीजिए। ठीक है, वह दोस्तों होता है बड़ौदा राज्य से। इसके आंदोलन के जनक की हम चर्चा करें तो आंदोलन के जनक, पुस्तकालय आंदोलन के जनक भी सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय कहलाएगा। तो आपसे पूछा जाए कि भैया आंदोलन के जनक कौन है, ठीक है, पुस्तकालय आंदोलन के जनक, तो पुस्तकालय आंदोलन के जो जनक है, पुस्तकालय आंदोलन के जनक, तो पुस्तकालय आंदोलन के जनक कौन है, आपके सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय है। तो ये भी दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान आपको रखना है, आंदोलन के जनक है सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय। इन्होंने याद रखो वर्ष 1910 में ही एक व्यक्ति को बुलाया है बड़ौदा राज्य में, इनवाइट करके आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए, और वो किसको इनवाइट किया है दोस्तों, W.A. बोर्डन। तो आपसे पूछा जाए भारत में पुस्तकालय आंदोलन से कौन सा व्यक्ति अपने आप में संबंध रखता है। वर्ष 1910 में भारत में पुस्तकालय आंदोलन प्रारंभ होता है, ठीक है, और इस पुस्तकालय आंदोलन से जो है कौन व्यक्ति संबंध रखता है, तो वो रखता है W.A. बोर्डन, जो कि USA से इनको इनवाइट किया था, आमंत्रण किया जाता है। मेलविल डेवी के दोस्तों अपने आप में क्या है, ये शिष्य हैं। क्लियर है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है, शोध में ट्रायंगुलन से क्या आशय है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके लिए, शोध में ट्रायंगुलन से क्या आशय है। यूज ऑफ ओनली वन मेथड फॉर कलेक्टिंग डेटा ऑन द सेम टॉपिक, यूज ऑफ मोर देन वन मेथड फॉर मॉडल सिलेक्शन, यूज ऑफ मोर देन वन मेथड फॉर कलेक्टिंग डेटा ऑन द सेम टॉपिक, यूज ऑफ कंप्यूटर इन रिसर्च, शोध में कंप्यूटर का प्रयोग। तो यहां पर क्या आंसर होने वाला है, क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। तो शोध में ट्रायंगुलन से आशय जो है वह है यूज ऑफ मोर देन वन मेथड फॉर कलेक्टिंग डेटा ऑन द सेम टॉपिक, समान शीर्षक पर आंकड़ों या आंकड़ा संग्रहण करने के लिए एक से अधिक विधियों का उपयोग करना, इसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, शोध में ट्रायंगुलन से आशय कहते हैं। कोई भी किसी प्रकार का एक समान टॉपिक है, उस समान टॉपिक पर हम जब शीर्षक पर कोई टाइटल जो है, उस टाइटल पर जो हम सर्च करते हैं तो अलग अलग विधियों के माध्यम से उसको सर्च कर रहे हैं, तो इसे ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, शोध में ट्रायंगुलेशन हम कहते हैं। तो आंसर जो करेक्ट होगा दोस्तों, आंसर यहां पर सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वीडियो में से कौन से व्यवहार, मूल्य और आचरणों के पैटर्न को ज्ञात करने के लिए सारे सामाजिक समूह को इसकी प्राकृतिक अवस्था में अध्ययन करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स स्टडीज द एंटायर सोशल ग्रुप इन इट्स नेचुरल स्टेट टू फाइंड आउट द बिहेवियरल वैल्यूज एंड पैटर्न्स ऑफ कंडक्ट? ठीक है, तो जल्दी से बताइए वीडियो में कौन सी जो है आपकी व्यवहार, मूल्य, आचरणों के पैटर्न को ज्ञात करने के लिए सामाजिक समूह को इसकी प्रकृति अवस्था में अध्ययन करती है? तो ये जो अध्ययन करती है इसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? नरवर्षीय अध्ययन विधि, एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी मेथड हम कहते हैं। इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजिकल हम स्टडी मेथड कहते हैं। तो आंसर जो करेक्ट होगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? साथ के साथ में साथियों आंसर भी देना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास जो है आपको कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर आपको करना है, बताना किस टाइप की आपको क्लास लग रही है। ठीक है, हाँ जी। दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम बार पुस्तकालय विज्ञान के अंतर्गत किस व्यक्ति को पीएचडी की उपाधि सम्मानित की जाती है? ठीक है, आपकी विच प्रीसीडिंग एंटीरियर, हम बात करें साथियों, इसको उठा दो, एंटीरियर कॉमन आइसोलेट तो नहीं है। ठीक है, तो पुस्तकालय विज्ञान में साथियों जो है किस विद्वान को जो है आपकी पीएचडी की उपाधि प्रदान की जाती है, सम्मानित किया गया था? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, डी.वी. कृष्णा राव, पी.एन. कूला, बी.एस. केशवन। तो भारत में जो पहली पीएचडी है वह दोस्तों किसको दी जाती है? डी.वी. कृष्णा राव को दी जाती है। भारत में पहली पीएचडी डी.वी. कृष्णा राव को। देखिए, फर्स्ट पीएचडी की हम साथियों चर्चा करें। जो फर्स्ट पीएचडी है, ये पीएचडी जो है आपकी एलआईएस में जो स्टार्ट किया जाता है, पहली जो पीएचडी स्टार्ट की गई है वो स्टार्ट की गई है साथियों आपकी 1951 में। 1951 में 1951 में किसके द्वारा दोस्तों? दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा पहली जो पीएचडी प्रारंभ की गई है वो किसके द्वारा? दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रारंभ की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दूसरा अवार्ड जो है, पहली जो पीएचडी अवार्डेड की जाती है, जो प्रदान की जाती है, वो दोस्तों आपकी डी.वी. कृष्णा राव को। किसको प्रदान की जाती है? डी.वी. कृष्णा राव को, है ना। और ये पीएचडी आपके वर्ष 1957 में प्रदान की जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारत में पहली जो पीएचडी जो प्रारंभ की जाती है वो दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रारंभ की जाती है। पहली जो पीएचडी अवार्ड दी जाती है वर्ष 1957 में डी.वी. कृष्णा राव को। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की हम बात करें, इनके अध्ययन में ही इन्होंने इसको जो है पीएचडी इनको प्रदान की जाती है। ठीक है, सेकेंड पीएचडी जो है भारत में जो प्रदान की जाती है वह पांडे एस.के. शर्मा को। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में, इंडिया में जो सेकंड पीएचडी है वो सेकंड पीएचडी किसको प्रदान की गई है? तो इंडिया में जो सेकंड पीएचडी है वह दोस्तों पांडे एस.के. शर्मा को। किसको प्रदान की गई है? पांडे एस.के. शर्मा जो है इनको भारत में सेकंड पीएचडी प्रदान की जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो आंसर जो करेक्ट होगा वो दोस्तों आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है? शोध में चरों के मध्य संबंध नहीं है, किसका उदाहरण है? ठीक है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इन रिसर्च? शोध में चरों के मध्य संबंध नहीं है, किसका उदाहरण है? व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इन रिसर्च? शून्य परिकल्पना, नल हाइपोथेसिस हम कह सकते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वर्किंग हाइपोथेसिस या एक्सप्लोरेटरी हाइपोथेसिस। तो यहां पर इसमें क्या आंसर होने वाला है? ठीक है, तो शोध में चरों के मध्य संबंध नहीं है वह साथियों आपकी शून्य परिकल्पना में यहाँ पर आपके नहीं होता है, संबंध नहीं होता है। एग्जाम्पल जो है आपकी शून्य परिकल्पना का आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट होगा वह आपके ए ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। ऑप्शन जो है ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बर्न सम्मेलन किससे संबंधित है? व्हाट इज बर्न कन्वेंशन रिलेटेड टू? ठीक है, देखिए बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए दो कन्वेंशन, दो सम्मेलन दोस्तों जो महत्वपूर्ण माने जाते हैं।
एक पेरिस कन्वेंशन होता है, एक बर्न कन्वेंशन होता है। आप इसका आंसर दीजिए, तब तक हम डिस्कशन करते हैं। तो बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए दो कन्वेंशन जो है बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, एक पेरिस कन्वेंशन और एक कौन सा हो जाता है, बर्न कन्वेंशन। पेरिस कन्वेंशन जो है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है, औद्योगिक संपदा के लिए। इसे मैं कह सकता हूं फर्स्ट कन्वेंशन, फर्स्ट कन्वेंशन, पहला सम्मेलन। और ये फर्स्ट कन्वेंशन किसके लिए, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए, बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए। जो पहला कन्वेंशन है ये 1883 में 1883 में होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, किसके लिए होता है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के लिए। सेकंड जो कन्वेंशन होता है, ठीक है, सेकंड कन्वेंशन बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए जो होता है वह होता है बर्न कन्वेंशन। कौन सा होता है, सेकंड कन्वेंशन, बर्न कन्वेंशन। ठीक है, जिसको हम लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क के लिए भी जानते हैं, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क के लिए भी जानते हैं। बर्न कन्वेंशन जो होता है मेनली दोस्तों वह होता है कॉपीराइट के लिए। किसके लिए होता है, कॉपीराइट कह दीजिए, या हम साथियों कह सकते हैं लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क। ठीक है, कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क के लिए जाना जाता है, जिसे हम कह सकते हैं प्रतिलिपि अधिकारों के लिए होता है। ये कब होता है दोस्तों, सेकंड कन्वेंशन 1886 में, 1886 में। ये दो कन्वेंशन जो है बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये दोनों कन्वेंशन जो है बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए आज भी याद किए जाते हैं। इन्हीं की वजह से साथियों जितने बौद्धिक संपदा अधिकार है आज के वर्तमान समय में सुरक्षित किए जाते हैं, याद किए जाते हैं। तो बर्न सम्मेलन किससे संबंध है, व्हाट इज बर्न कन्वेंशन रिलेटेड टू, पुस्तकालय, कार्मिक, लाइब्रेरी, पर्सनल नहीं, लाइब्रेरी, कॉपीराइट, बिल्कुल कह सकते हैं। तो आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अधिनियम नहीं, लाइब्रेरी, बजट भी नहीं। ठीक है, तो ये दोनों कन्वेंशन अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, पहला कन्वेंशन 1883 में पेरिस कन्वेंशन औद्योगिक संपदा के लिए, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के लिए। सेकंड कन्वेंशन 1886 में जो कि कॉपीराइट के लिए जाना जाता है, जो कि बर्न कन्वेंशन होता है, जिसे हम कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय को कहां पर विकसित किया जाता है। ठीक है, जिसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, एनडीएलआई भी कहते हैं, जिसे मैं क्या कह सकता हूं, एनडीएलआई। ठीक है, एनडीएलआई को कहां विकसित किया जाता है, जिसका पूरा नाम दोस्तों मैं क्या कह सकता हूं, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। इस लाइब्रेरी को मैं क्या कह सकता हूं, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ठीक है, एनडीएलआई जो स्थापित किया जाता है, ये स्थापित कहां किया जाता है, किसके परिसर में स्थापित किया जाता है, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी खड़गपुर। तो आईआईटी जो खड़गपुर है इसके परिसर में एनडीएलआई को स्थापित किया जाता है। ठीक है, पहली चीज तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, एनडीएलआई जो है एक प्रकार से वर्चुअल लाइब्रेरी है। एनडीएलआई जो है दोस्तों किस प्रकार की लाइब्रेरी है, यह एक प्रकार की वर्चुअल लाइब्रेरी के रूप में जानी जाती है। किस रूप में जानी जाती है, वर्चुअल लाइब्रेरी के रूप में। और ये किस टाइप की लाइब्रेरी है दोस्तों आपकी, यह आपके है आपकी हम कह सकते हैं एजुकेशन लाइब्रेरी। किस टाइप की लाइब्रेरी है, एजुकेशन लाइब्रेरी है आपकी, जो कि वर्चुअल लाइब्रेरी है। मींस आपको पाठक को, यूजर को इस लाइब्रेरी तक जाने की आवश्यकता नहीं होती है। जो यूजर है जो एनडीएलआई की वेबसाइट पर जाएगा, यहाँ पर फ्री रजिस्ट्रेशन करेगा और जो भी पाठ्य सामग्री है, जो भी रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज का यूज कर सकता है, उन रिसोर्सेज का उपयोग कर सकता है, जिसे मैं कह सकता हूं यहां पर आपके एनडीएलआई कह सकता हूं, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। देखिए इसके बारे में कुछ और चर्चा करते हैं, ये कब क्या स्थापित की जाती है, कैसे स्थापित की जाती है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जिसे मैं क्या कह सकता हूं, एनडीएलआई कह सकता हूं। इसको जो लॉन्च किया जाता है वह 19 जून 2018 को इसको लॉन्च किया जाता है। ठीक है, टाइप ऑफ जो है लाइब्रेरी है, ये किस टाइप की लाइब्रेरी, एजुकेशन लाइब्रेरी है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एजुकेशन लाइब्रेरी में ध्यान रखना है, इसे वर्चुअल एजुकेशन लाइब्रेरी भी कहते हैं। इसे
इसे ही जो हम कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्चुअल एजुकेशन लाइब्रेरी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है या नहीं? ठीक है। अवेलेबल जो है यहां पर जो कंटेंट है, यहां पर जो पाठ्य सामग्री है, वो कंटेंट दोस्तों आपके यहां पर 12 लैंग्वेजेस में कंटेंट अवेलेबल है। यू कैन सर्च इन 12 लैंग्वेजेस। जो कंटेंट है, जो वेबसाइट है, जो यहां पर है, उसको 12 लैंग्वेजेस में आप क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। हेडक्वार्टर जो है, अभी हमने चर्चा की थी कि हेडक्वार्टर कहां पर है, आईआईटी खड़गपुर, वेस्ट बंगाल। ठीक है। दूसरा याद रखना, एनडीएलआई जो है लाइब्रेरी किसके अधीन काम करती है, किसके अंडर काम करती है, तो ये दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो डिपार्टमेंट है, इसके अधीन दोस्तों क्या करती है, काम करती है। तो एनडीएलआई जो काम करती है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर डिपार्टमेंट के अधीन काम करती है। कंट्री भारत में है। की पीपुल आपके वर्तमान में इसमें जो है आपके डीबी सूत्रधार है, जेटीपीआई है, एनडीएलआई लाइब्रेरी ऑफ सेंट्रल लाइब्रेरी आईआईटी खड़गपुर, जो कि सेंट्रल जो लाइब्रेरी है आईआईटी खड़गपुर की, उसी के लाइब्रेरी जो है इसमें अपने आप में लाइब्रेरी के पद पर काम कर रहे हैं। एम्प्लॉय जो है लगभग साथियों इसमें 92 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। जनवरी 2023 का डेटा है। यूजर्स वर्तमान समय में साथियों में बात करूं जुलाई 2024 तक चर्चा करें तो आपके जो है यहाँ पर 870938 प्लस जो है यूजर यहाँ पर रजिस्टर्ड है वर्तमान समय। लॉन्च जो होती है 19 जुलाई 2018 को इस एनडीएलआई को जो है लाइब्रेरी को लॉन्च किया जाता है। तो कंप्लीटली एक बेसिक जो होता है एनडीएलआई के बारे में मैंने यहीं पर करवा दिया आपको, एक बेसिक जो है। ठीक है, मतलब एनडीएलआई से जो बेसिक क्वेश्चन बनेगा वो यहीं पर हो जाएगा। किसके अधीन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर डिपार्टमेंट के अधीन वर्चुअल एजुकेशन लाइब्रेरी है। ये किस कहां पर है, भारत में है। कौन से परिसर में भैया, किसके, आईआईटी खड़गपुर के परिसर में। लॉन्च डेट याद रखना 19 जून 2018 को इसको लॉन्च किया जाता है भैया। ठीक है, और यहां पर किसके परिसर में, आईआईटी खड़गपुर के परिसर में संचालित हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शोध में लॉन्गिट्यूडल विधि गोचक है। इज द लॉन्गिट्यूडल मेथड यूजफुल इन रिसर्च। ठीक है, इज द लॉन्गिट्यूडल मेथड यूजफुल इन रिसर्च, तो बताइए जल्दी से, यूजफुल होता है क्या आपका रिसर्च में अपने आप में। साथियों बात करें तो क्या आंसर होने वाला है। आंसर दोस्तों इसमें जो हम बात करें वह होगा एवोल्यूशन ऑफ लाइब्रेरी कलेक्शन, पुस्तकालय संग्रह का मूल्यांकन जो है यहाँ पर आपका मिलेगा। तो बिल्कुल यूजफुल होता है आपके। इज द लॉन्गिट्यूडल मेथड ऑफ यूजफुल इन रिसर्च, बिल्कुल पुस्तकालय संग्रह का मूल्यांकन करने में यह अपने आप में सबसे बड़ा सहयोग यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहने वाला है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा मात्रात्मक शोध विधि के प्रसंग में सही नहीं है। Which of the following statements is not correct in the context of quantitative research method? निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक शोध विधि के प्रसंग में सही नहीं है। Which of the following statements is not correct in the context of quantitative research method? Problem solving learning, highly organized by nature, dependent on factorize of variables, more attention towards the subject side of human behavior, मानव व्यवहार के विषयनिष्ठ की ओर अधिक ध्यान देना। ठीक है, तो यहां पर जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, मोर अटेंशन टुवर्ड्स द सब्जेक्टिव साइड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक शोध विधि, ठीक है, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड, तो यह आपकी डी ऑप्शन इज राइट आंसर यहां पर हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सी वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी, निम्नलिखित में से कौन कौन सी वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी बनाने में संबंधित रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन एसोसिएटेड विद द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी, तो वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी को जो है तैयार करने में किस किस का सहयोग रहा है। ठीक है, जो कि साथियों एक प्रकार से ये फ्रीली अवेलेबल है। इसकी वेबसाइट पर जाकर हम कंटेंट क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, फ्रीली रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करके। लेकिन इसको स्थापित करने में जो सबसे बड़ा जो सहयोग रहा है वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी को, वह कौन सा रहा है हम बात करें साथियों, तो हम कह सकते हैं एक तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है और एक साथियों यूनेस्को है। दो संस्थाओं ने मिलकर इसको क्या किया, तैयार किया है। तो यहां पर आंसर जो होगा ए एंड सी आर करेक्ट आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। देखिए यहाँ पर जो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना दोस्तों 1800 में होती है, ठीक है। इफ्ला की स्थापना वर्ष 1927 में होती है, जो कि पुस्तकालय संघों का संघ या महासंघ है, जो कि नीदरलैंड दी हेग में इसका हेडक्वार्टर है। इन्फ्लुनेट की स्थापना 1991 में होती है, जो कि इंडिया में यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरी नेटवर्क के रूप में काम करता है। यूनेस्को की स्थापना वर्ष 1945 पेरिस में होती है ना, और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है अपने आप में सभी क्षेत्र में क्या करता है, काम करता है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो यूएसए है, यूएसए का दोस्तों क्या है, नेशनल लाइब्रेरी है। यूएसए का नेशनल लाइब्रेरी की हम बात करें तो वह कौन सा है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, ठीक है, जो कि बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहा है यूएसए में हम बात करें, और इसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन यूएसए में। अब थोड़ा सा इसके बारे में और चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम बात करें, ठीक है। देखिए वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी, जिसे हम दोस्तों WDL के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी वाज क्रिएटेड बाय द यूएस लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस which supported from the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO, दोनों के सहयोग से लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और यूनेस्को, इन दोनों के सहयोग से साथियों किसको स्थापित किया जाता है, WDL को स्थापित किया जाता है, जिसकी स्थापना जो लॉन्च की जाती है ये 2009 में इसको लॉन्च किया जाता है। The WDL was launched in 2009 and its collaboration with libraries, archives, museums, educational institutions and international organizations around the world, हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये WDL है, जो कि अपने आप में साथियों आपके यूएसए में जो आपके म्यूजियम्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी के लिए अपने आप में दोस्तों क्या कर रही है, काम कर रही है, ठीक है। आई होप दोस्तों आज की जो सीरीज है आपको समझ में आई है, ठीक है। क्लास को लाइक व शेयर आपको करके जाना है। अभी तक साथियों आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड SLC क्लासेस एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। डेली शाम को दोस्तों 9 बजे आपको EMRS लाइब्रेरियन की जो क्वेश्चंस है डोज के रूप में जो है बहुत बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। डेली शाम को 9 बजे बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस आपको डोज के रूप में मिलते रहेंगे। क्लास को लाइक व शेयर करके जाना है। अभी तक साथियों आपने क्लास को एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। नए पाठ्यक्रम के अनुसार लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के क्लास नोट्स एंड बुक्स जो है वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, ये 3 बुक जो है आपके EMRS लाइब्रेरियन का कंप्लीट सिलेबस तैयार करती है। बूस्टर बुक जो कि साथियों आपके लिए जो हम बात करें इसमें 7000 प्लस क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट जिसमें 33 प्रैक्टिस सेट है, और PYQ बुक आज तक जितने भी क्वेश्चन हो चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो साथियों इसमें शामिल है, और वो भी हमने इसमें यूनिट वाइज क्वेश्चंस को तैयार किया है, ठीक है। ये हमारा लाइब्रेरियन का कोर्स आपके एप्लीकेशन में स्टार्ट है, एप्लीकेशन में जाकर आप चेक कर सकते हो, जिसमें कंप्लीट आपको साथियों क्लासेस मिलने वाली है, ठीक है। नोट्स आपको मिलेगा, है ना, आपको PDFs आपको मिलेगी हर क्लास की, लेकिन PDF डाउनलोड आपकी नहीं होगी, एप्लीकेशन में रहेगी, ठीक है। आपका टेस्ट सीरीज रहने वाले हैं। प्रीवियस ईयर जो पेपर हो जाते हैं साथियों, जैसे मैं ओल्ड पेपर भी कह सकता हूं, तो लाइब्रेरी साइंस के वो कंप्लीट यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम पैटर्न टेस्ट मिलने वाला है, मतलब कंप्लीट जो स्टडी मटेरियल का जो पैकेज है वो इसमें आपको मिलेगा, ये हमारा लाइब्रेरियन के बैच में आपको मिलने वाला है, ठीक है। आई होप दोस्तों आज का सेशन आपको समझ में आया, और मिलेंगे साथियों अगले सेशन में। तब तक ले सभी को जय हिंद, जय भारत।